हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हिस्टैरिसीस। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टैरिसीस, व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम आज के लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्टैरिसीस। देखिए हमारे पास में मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बना रखा है जिसके अंदर मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन हमने ले रखा है। हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स लिखा हो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, क्योंकि H जो है यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और B आप जानते हो, B की जगह पे यहाँ पे लिखा हो सकता है M, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ इन दोनों के बीच में है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स से हमारा मतलब है कि हमारा एक कोई स्पेसिमेन है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हमने फील्ड के अंदर रखा है। ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये हमारा स्पेसिमेन है। जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं या डीमैग्नेटाइज करते हैं, वो सारी प्रोसेस को हमने एक ग्राफ के मेथड से रिप्रेजेंट किया है। इसको अभी मैंने सपोज करो इस तरीके से रख के मैंने इसको मैग्नेटाइज किया। जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या जिसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने अप्लाई किया है, ये जो फील्ड आपने जो फील्ड लगा रखा है नॉर्थ पोल और मैंने साउथ पोल से वैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो ये एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कह सकते हैं कि ये इस मटेरियल के ऊपर अप्लाई करेगा, या कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है जो इस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करेगी। जैसे जैसे हम H की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, हमारा स्पेसिमेन है इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, ये कितना मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो धीरे धीरे इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाने के बाद इसका जो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो सकता है वो हो गया। जितना ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है वो हो सकता है जितना हो गया। अब इससे ज्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद में ये कर्व जो है यहां से आके मैं H की वैल्यू कितना भी बढ़ाता रहूं, ये सैचुरेट कर गया, यानी सैचुरेशन कंडीशन में आ गया। इसके बाद में B की वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आएगा विद इंक्रीज इन H। फिर हम क्या करते हैं कि जो आपने मैक्सिमम H जो अप्लाई किया, मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग फोर्स या जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई किया, उसको मैंने प्लस H मैक्सिमम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, उसके बाद में इसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम डिक्रीज करते हैं, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन को मैं डिक्रीज करता हूं बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ H को हम डिक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी डिक्रीज होगा, कम होगा। अल्टीमेटली एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे हम H को कम करते हुए जीरो पे ले आए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H की वैल्यू आपने जीरो कर दी, बट स्टिल मटेरियल हमारा कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाया। उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन अभी पेंडिंग है, बाकी है, उसके अंदर बचा हुआ है। तो ये जो O से B तक का जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है OB, या जिसको हम नाम देंगे रिटेंटिविटी, यानी हमारे H की वैल्यू कंप्लीटली जीरो होगी लेकिन फिर भी मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। फर्दर हमने इस B की वैल्यू को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, यानी मैंने इसके फील्ड को एक किस्म से इस तरीके से चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। अब जैसे जैसे इसको मैग्नेटाइज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आपने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, अब क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी धीरे धीरे कम होगा और अल्टीमेटली यहां आके मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया, जीरो। अब जीरो कितने पे हुआ, H की वैल्यू आपने कितनी रखी, नेगेटिव, यानी माइनस में आपने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितना रखा, वो वैल्यू यानी CO या OC, इसको हम बोलेंगे कोर्सिविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी। फिर हम इसको फर्दर आगे इंक्रीज करेंगे H की वैल्यू को, तो मटेरियल अपोजिट साइड में मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से फिर डीमैग्नेटाइज करेंगे H की वैल्यू को डिक्रीज करते हुए,
तो हमें इस तरीके से धीरे धीरे ये मटेरियल का कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, एच की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में जो बनी थी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एच पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो बी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कर्व हमें देखने को मिलता है ए बी सी डी ई एफ ए, ये एक कर्व बन गया। इस कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, इस कर्व को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व। जब भी हम किसी मैग्नेटिक स्पेसिमेन को, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के उसको बार बार मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करके देखते हैं तो एक साइकिल हमें ग्राफ मिलता है। किस किस के बीच में? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में ग्राफ मिलता है, जिसको हम हिस्टेरेसिस कर्व के नाम से जानते हैं। अभी यहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किया होगा, वो ये कि जैसे जैसे एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बी इंक्रीज होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि एच की वैल्यू को हमने डिक्रीज किया, बी डिक्रीज हुआ, बट जिस तरीके से एच कंप्लीटली जीरो हो गया, बी जीरो नहीं हो पाया, यानी बी अभी एच के पीछे चल रहा है। बी इज लैगिंग बिहाइंड द एच। तो ये जो प्रोसेस है पूरे ग्राफ में देखने को मिल रही है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। दैट इज द फिनोमिना ऑफ lagging behind of B to the H is called हिस्टेरेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टेरेसिस बोलेंगे। बीच में दो इंपॉर्टेंट टर्म भी आई है, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। ये भी जान लेते हैं। वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या है। रिटेंटिविटी एक्चुअल में क्या है? रिटेंटिविटी या जिसको हम रेमिनेंस के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम है इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म बचा है, जब हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को जीरो कर देते हैं तो उसको हम रेमिनेंस, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इसको आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, यहां पे OB और OE इधर भी है, ये रेमिनेंस या रिटेंटिविटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आपने क्या किया, जब डीमैग्नेटाइज कर रहे हो मटेरियल को, तो आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कंप्लीटली जीरो कर दिया। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीटली जीरो होने के बाद भी हमारे मैग्नेटिक इंडक्शन जो मटेरियल के अंदर है वो कंप्लीटली जीरो नहीं हो पाता। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है मटेरियल के अंदर, उस टाइम पे जब हमारा H कंप्लीटली जीरो हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? रेमिनेंस कहलाता है, जिसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द value of magnetic induction, और इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं। left in the material when magnetizing field intensity becomes zero। यानी आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीटली जीरो कर दी, उस टाइम पे हमारे मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना बचा है, उसी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं? रेमिनेंस या रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रिटेंटिविटी या कोर्सिविटी को हम एम्पियर पर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या है? कोर्सिविटी भी इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। कोर्सिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। कोर्सिविटी एक्चुअल में जिसको
यहां मैंने ओसी या ओएफ से डिफाइन किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक्चुअल में क्या है, जब मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितना अप्लाई किया, सो दैट की मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो कंप्लीटली जीरो हो जाए। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है उसी को हम क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी। It is the value of magnetizing field intensity in opposite direction applied magnetizing field intensity applied in opposite direction so that magnetic induction becomes of the material becomes zero। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल का कंप्लीटली जीरो हो जाए तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितना अप्लाई किया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोर्सिविटी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म अपने को समझ में आ गया। अब बात आती है, ये चीज हमें समझ में आ गया कि हिस्टैरिसीस क्या है, हिस्टैरिसीस कर्व किस किस के बीच में बनता है, और कोर्सिविटी रिटेंटिविटी का क्या मतलब है। अब इससे आगे हम ये चीज समझते हैं कि भाई इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सिग्निफिकेंस एक्चुअल में जो ये कर्व के अंडर एरिया आ रहा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया हमें एक्चुअल में क्या चीज बताएगा, इस चीज को समझते हैं। ये बताएगा एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो एक्चुअल में एनर्जी कितनी डेसिपेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो साथ साथ में नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार आप कमेंट जरूर कर दिया करो, और साथ में शेयर, लाइक ये बटन भी प्रेस कर सकते हो आप। ठीक है, अपने साथी को शेयर कर सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया अंडर कर्व। अंडर कर्व कौन से कर्व की बात कर रहे हैं, एच और बी के एरिया अंडर कर्व की बात कर रहे हैं। ये हमें क्या देगा, इट गिव्स एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द मटेरियल। जो मटेरियल हमने यूज किया है उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना डेसिपेट हुई है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब बी और एच के अंदर जो एरिया आएगा, और एरिया हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ और वापिस ए, क्लोज लूप हमें मिल रहा है। इस क्लोज लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा उस मटेरियल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा डेसिपेट हो रही है बाय मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, और ये वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी, इसको आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। वो एरिया जो होगा एनर्जी डेसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर। ये सब आपको पता भी है टर्म। ठीक है, तो ये इतना एनर्जी डेसिपेशन होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे लिए होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और एरिया अंडर कर्व। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमारे लिए डिसाइड करेगी कि मटेरियल किस टाइप का है।
मतलब उस मटेरियल को हम किस पर्पज के लिए यूज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, या फिर हमें ट्रांसफॉर्मर की कोर डिजाइन करनी है उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज हम समझते हैं अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड वन हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम बात करें सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो इनका जो हिस्टैरिसीस कर्व बनेगा बहुत ही थिन सा बनता है। ठीक है, यानी इनकी कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी और हिस्टैरिसीस लॉस तीनों ही कम होते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और इनका जो एरिया अंडर कर्व है यानी लॉस, एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है। और खास करके ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर की कोर डिजाइन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो हम बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर की कोर इन टाइप के मटेरियल्स की बनते हैं। इनके लिए हम अगर एग्जांपल की बात करें तो सॉफ्ट आयरन, मेटल एलॉय, ऐसे कुछ मटेरियल है जिनको हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रखते हैं। दूसरा है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फिगर से देखने में पता चलता है कि एक तो क्या है, एरिया अंडर कर्व जो है बहुत ज्यादा है इसका, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी है, रिटेंटिविटी भी हाई, कोर्सिविटी भी हाई, और साथ ही साथ इसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है। यानी ये जो मटेरियल होते हैं इनको हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मटेरियल कह सकते हैं। और इनको यूज किस पर्पज के लिए करते हैं, बेसिकली हम इनको यूज करते हैं खास करके हम ये कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट हमें बनानी है तो इससे स्टील आ गया, इनके अंदर एलनिको आ जाएगा। ठीक है, ये मटेरियल हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इनकी एक प्रॉब्लम है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करेंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाता। जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव करते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को रिमूव करते हैं, इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन बचा रहता है। इसीलिए ऐसे टाइप के मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। मैंने फिगर बनाया है, दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर हमने लिया है, सॉफ्ट आयरन और स्टील। अगर आप देख पा रहे हो, सॉफ्ट आयरन का जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ब्लू मार्कर से है और जो स्टील का है वो ब्लैक मार्कर से है। इसमें देखने पे अपने को एक चीज पता चल रहा है कि जो रिटेंटिविटी है वो सॉफ्ट आयरन की ग्रेटर है एज कंपेयर टू स्टील। और अगर हम कोर्सिविटी की बात करें तो कोर्सिविटी स्टील की ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। इनके अलावा भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने पहले पढ़ा है, तो वो मैंने कुछ यहां लिख रखा है, परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस में एरिया अंडर कर्व लिया था हमने, तो यहां पे परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और रिटेंटिविटी, ये तीन चीज सॉफ्ट आयरन के लिए ग्रेटर है एज कंपेयर टू स्टील। ठीक है, permeability, susceptibility and retentivity, these are greater for soft iron as compared to steel, whereas coercivity and hysteresis loss are greater for steel as compared to soft iron. ठीक है, let's discuss the selection of magnetic material. अभी कोई मैग्नेटिक मटेरियल कैसा हो so that कि हम किस खास पर्पज के लिए उसको यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर कोर के मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट के लिए अगर हम बात करें तो इसकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए और हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। इसकी रिटेंटिविटी हाई होने के क्यों जरूरी है, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। हाई कोर्सिविटी क्यों होनी चाहिए, हाई कोर्सिविटी इसलिए हो ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। ठीक है, परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, तो ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल हमें चाहिए जो परमानेंट मैग्नेट बनाए, तो उसके लिए उनके अंदर ये खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी और हाई परमेबिलिटी। अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट डिजाइन करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, तो उनके लिए हाई इनिशियल परमेबिलिटी, स्टार्टिंग परमेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए। ये दो खास प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे
परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किस मटेरियल को चूज करें? अगर हम बात करें तो इसके लिए हम स्टील जो है, खास करके हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्टील के अंदर रिटेंटिविटी हाई है, कोर्सिविटी हाई नहीं है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन, लेकिन फिर भी हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात करें तो हाई स्टार्टिंग या इनिशियल परमेबिलिटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम मेनली किस मटेरियल को प्रेफर करेंगे? अब आप अंदाजा लगा सकते हो, तो इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करेंगे। हाई इनिशियल परमेबिलिटी क्यों जरूरी है? स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तो उसमें भी ये लार्ज मैग्नेटाइजेशन शो करे। ठीक है, और लो रिटेंटिविटी हम इसलिए चाहते हैं कि इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो जल्दी से जल्दी लॉस हो जाए जैसे ही हम करंट स्विच ऑफ करें। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप किसको कह रहे हो? एक्चुअल में सॉफ्ट आयरन के ऊपर ऐसे आप वाइंडिंग करते हो, उसी की बात कर रहे हैं। जैसे ही करंट हम बंद करेंगे तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो चला जाना चाहिए, तो इसका यानी लो रिटेंटिविटी होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए हाई इनिशियल परमेबिलिटी, लो हिस्टैरिसीस लॉस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस कम से कम हो, इसके लिए हम लो हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए उसका। ठीक है, लो रिटेंटिविटी, ये प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए। और ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए हम किसको प्रेफर करेंगे? सॉफ्ट आयरन को। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी सॉफ्ट आयरन, ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए भी सॉफ्ट आयरन, और परमानेंट मैग्नेट के लिए हम प्रेफर करते हैं स्टील को। तो आई होप आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट्स थे आप लोगों से पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। पॉइंट समझने के साथ साथ थोड़ा बुक की भी हेल्प लीजिए। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इन टॉपिक्स पे वो आप बुक की हेल्प से पढ़िए। ठीक है, और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। आपको जब भी वीडियो देखना है, वीडियो को देखते हुए पॉज करके एक बार लाइक और कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर किया करो। पूरी वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर किया करो। और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।